हेलो गाइज, योवर पाठशाला वेद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और इनके अंदर हम बात करेंगे राज्यों के गठन की, भाषाएं की, पंचायत व्यवस्था की, अनुसूचित क्षेत्र की और दल बदल कानून जैसी महत्वपूर्ण बातों की। तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इस क्लास के एंड तक बने रहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि संविधान में अनुसूची से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। सबसे पहले बात करते हैं अनुसूची कहते कितने हैं। तो संविधान के अंत में जो अलग से सूची दी जाती है और जिसमें किसी विषय की पूरी विस्तार से जानकारी दी जाती है उसी को अनुसूची कहते हैं। तो संविधान के अंत में जो अलग से सूची दी हुई होती है और जिसमें किसी विषय की पूरी विस्तार से जानकारी दी जाती है उसे अनुसूची कहते हैं। अनुच्छेद नियम बताते हैं और अनुसूची उस नियम की पूरी सूची या विवरण देती है। तो अनुच्छेद के अंदर हम नियम की बात करते हैं जबकि अनुसूची उस नियम की पूरी सूची या विवरण देती है। अगर बात की जाए मूल संविधान 1950 में हमारे संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और वर्तमान में संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। तो प्रथम अनुसूची है वो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची की बात करती है। किसकी बात करती है? भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची की बात की गई है। अर्थात भारत में टोटल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब के बारे में जो डिटेल में बात की गई है वो संविधान की प्रथम अनुसूची में की गई है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया है। इस अनुसूची में यह बताया गया है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो संविधान की प्रथम अनुसूची है उसके अंदर ही यह बताया गया है कि भारत में कौन कौन से तो राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं का कानूनी उल्लेख भी किया गया है। तो जो संविधान की प्रथम अनुसूची है उसमें भारत में कितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी बात की गई है। साथ ही साथ जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सीमाओं की बात की गई है कि कौन से राज्य की कितनी बाउंड्री है। वो सारी की सारी जो बातें हैं वो संविधान की प्रथम अनुसूची में की गई है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो भारत का राजनीतिक नक्शा संविधान में जहां लिखा है वही प्रथम अनुसूची है। तो जो भारत के जो राजनीतिक नक्शा होता है संविधान में जहां लिखा हुआ है वही क्या है? प्रथम अनुसूची है। तो जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तब राज्यों का गठन अलग आधार पर किया गया था, लेकिन समय समय पर संशोधन करके राज्यों की सूची बदली गई। तो जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो तब राज्यों का गठन का अलग आधार पर था, लेकिन समय समय क्या हुआ, इनमें संशोधन हुआ। एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बनाए गए, राज्यों की बाउंड्रियों में परिवर्तन हुआ। तो वो सारा का सारा किस में हुआ? संविधान की जो प्रथम अनुसूची उसमें हुआ। तो यदि कोई नया राज्य बनाया जाता है या किसी राज्य का नाम बदला जाता है या उसकी सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो उसका जो परिवर्तन होता है वो प्रथम अनुसूची में किया जाता है। तो अर्थात जब किसी राज्य का नाम बदला जाता है, उसकी सीमा में परिवर्तन किया जाता है, एक राज्य को 2 राज्यों में तोड़ा जाता है, तो वो सारा का सारा जो परिवर्तन होता है वो कहाँ पर होता है? प्रथम अनुसूची में होता है। जैसे उदाहरण के रूप में वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना। तो तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद उसका नाम और क्षेत्र प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। तो जब भी किसी भी एक राज्य को तोड़ करके 2 राज्य बनाए जाएंगे या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होगा या उसकी सीमा में परिवर्तन होगा तो संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होगा, क्योंकि जो संविधान की प्रथम अनुसूची है वो केंद्र और राज्यों के बारे में बात करती है कि हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब की बात और हर राज्य की जो बाउंड्री है उन सब की बात किस में की गई है? प्रथम अनुसूची में की गई है।
अब बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। तो द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्तों की बात की गई है। तो जो संविधान की दूसरी अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्तों की बात की गई है। तो भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में भारत के उच्च पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारियों का विवरण किया गया है। यह अनुसूची यह तय करती है कि देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को कितना वेतन और कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। तो जो संविधान की द्वितीय अनुसूची है उसमें वेतन और भत्तों की बात की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि उच्च पदों की गरिमा बनी रहे और उनके वेतन से संबंधित नियम स्पष्ट और कानूनी रूप से सुरक्षित रहे। इस अनुसूची में जिन पदों का उल्लेख है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें शामिल रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी शामिल रहते हैं, लेकिन आप याद रखिए जो द्वितीय अनुसूची है वो किसकी बात करती है, वेतन और भत्तों की बात करती है, और प्रथम अनुसूची है वो केंद्र और राज्यों की बात करती है। अब बात करते हैं तृतीय अनुसूची की। तो जो तृतीय अनुसूची है उसमें किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। इसमें राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद और न्यायाधीश आदि की किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। तो तृतीय अनुसूची में भारत के विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का निर्धारित रूप किया गया है। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, विधायक या न्यायाधीश जैसे पद को ग्रहण करता है तो उसे पहले संविधान के प्रति निष्ठा की क्या लेनी होती है, शपथ लेनी होती है। तो जो शपथ की बात की गई है वो संविधान की कौन सी अनुसूची में की गई है, तीसरी अनुसूची में की गई है। इस अनुसूची का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति संविधान की रक्षा करेगा और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी तथा निष्पक्षता से पालन करेगा। जैसे उदाहरण के रूप में जब कोई लोकसभा का सदस्य बनने के बाद कोई व्यक्ति तब तक सदन में भाग नहीं ले सकता जब तक वह निर्धारित शपथ नहीं ले लेता है। तो संविधान की जो तृतीय अनुसूची है उसमें किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। और लेकिन जो संविधान की दूसरी अनुसूची है उसमें किसकी बात की गई है, वेतन भत्ते की बात की गई है। और संविधान की प्रथम अनुसूची में किसकी बात की गई है, केंद्र और राज्यों की बात की गई है। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची। तो जो संविधान की चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में राज्यों की जो सीटों के बंटवारे की बात की गई। किसकी बात की गई है, राज्यसभा में राज्यों के सीटों की बंटवारे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या है तो राज्यसभा में उनमें से उसके जो राज्य की सीटों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे गोवा राज्य है, गोवा राज्य की जनसंख्या क्या है, कम है, तो उसकी राज्यसभा में सीटों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में राज्यों की सीटों के बंटवारे की बात करता है कि कौन से राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा की मिलेंगी। तो यह अनुसूची यह निर्धारित करती है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेगी। राज्यसभा को राज्यों का परिषद कहा जाता है, इसलिए इसमें प्रतिनिधित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। तो राज्यसभा को जो राज्यों का परिषद कहते हैं, इसमें जो प्रतिनिधित्व आएंगे वो किस पर निर्भर करेंगे, राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करेंगे। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य के जो सीटें होंगी वो क्या होंगी, राज्यसभा के लिए ज़्यादा होंगी। और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी उस राज्य के लिए राज्यसभा की सीटें क्या होंगी, कम होंगी। तो जिस राज्य की जनसंख्या अधिक होती है उसे राज्यसभा में अधिक सीटें मिलती हैं और छोटी जनसंख्या वाले राज्यों को कम सीटें मिलती हैं। यदि किसी राज्य का पुनर्गठन होता है या नया राज्य बनाया जाता है तो चौथी अनुसूची में संशोधन करके सीटों का नया बंटवारा किया जाता है। तो जब किसी राज्य का पुनर्गठन हो रहा है या एक राज्य से बना करके दो राज्य बनाए जा रहे हैं तो उस समय भी संविधान की पहली अनुसूची में तो परिवर्तन होता ही है, क्योंकि पहली अनुसूची किसकी बात करती है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करती है। अगर कोई नया राज्य बनेगा तो प्रथम अनुसूची में तो संशोधन होगा ही, लेकिन साथ ही साथ चौथी अनुसूची में भी संशोधन होता है। क्योंकि चतुर्थ अनुसूची में संशोधन इसलिए होता है क्योंकि एक राज्य से जब दो राज्य बनाएंगे तो जनसंख्या दो जगह बट गई। अब दोनों राज्यों को अलग अलग क्या मिलेगा, राज्यसभा में सीटें मिलेंगी। तो इसलिए संविधान की चौथी अनुसूची में भी क्या होता है, संशोधन होता है। तो जब किसी राज्य की बाउंड्री में या उसके एक राज्य से दूसरा राज्य को जब उसमें से तोड़ा जाता है, बनाया जाता है दूसरा राज्य, तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन होता है और संविधान की चौथी अनुसूची में भी संशोधन होता है। प्रथम अनुसूची में तो उसका नाम बदलेगा या उसमें नया राज्य जुड़ेगा या उसकी बाउंड्री परिवर्तित होगी, और चौथी अनुसूची में परिवर्तन होगा राज्यसभा की सीटों में। अगर एक राज्य को तोड़ के दो राज्य बनाए हैं
तो उसकी जनसंख्या के हिसाब से राज्यसभा में सीटों का आवंटन भी हो जाता है। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। तो पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है। किसकी बात करती है? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन की बात करती है। तो जो अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उसकी बात किसमें की गई है? पांचवी अनुसूची में। और जो छठी अनुसूची है वो पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को विशेष क्या देती है? ऑटोनोमस देती है। क्या देती है? ऑटोनोमस देती है। इसमें मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य आते हैं। जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं उनके लिए किसकी बात करती है? छठी अनुसूची किसकी बात करती है? ऑटोनोमस। स्वायत्तता का मतलब होता है विशेष रूप से उनको क्या देती है? ऑटोनोमस। उनका अपना खुद क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। तो जो छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्रशासन से संबंधित है। यह मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ क्षेत्रों पर लागू होती है। इस अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है। तो इसी अनुसूची के अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है। इन परिषदों को स्थानीय स्तर पर कानून बनाने, भूमि और वन का प्रबंधन करने तथा कुछ प्रकार के कर लगाने की क्या दी जाती है? शक्ति दी जाती है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब होता है कि वो स्थानीय स्तर पर कानून बना सकते हैं, भूमि और वन का प्रबंधन करने का उनका खुद का अधिकार है और कुछ प्रकार के कर लगाने की उनको क्या दी हुई होती है? शक्ति दी हुई होती है। तो इनके सदस्य चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं, इसलिए प्रशासन स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाए। और इसका जो प्रशासन होता है वो वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा चलाया जाता है, ऑटोनोमस काउंसिल। तो ये किसके में आते हैं? छठी अनुसूची में आते हैं और इसमें मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ क्षेत्रों पर लागू होती है। अब बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची के में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। तो सातवीं अनुसूची में एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समर्पित सूची। तीन सूचियां इसके अंदर आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समर्पित सूची। आप यहाँ इतना याद रखिए कि सातवीं सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन की बात की गई है। जब हम शक्तियों के विभाजन के बारे में अलग से क्लास लेंगे वहाँ सब आपको अच्छे से बताएंगे कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समर्पित सूची क्या है। यहाँ इतना याद रखिए जो सातवीं अनुसूची है वो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात करती है और इसके अंतर्गत तीन सूचियाँ होती है, एक राज्य सूची होती है, एक संघ सूची होती है और एक समर्पित सूची होती है। अब बात करते हैं आठवीं अनुसूची की। तो आठवीं अनुसूची में भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं की क्या दी हुई है? सूची दी हुई है। अब ये भारत में कुल 12 जो भाषाएं हैं उनकी बात किस में की गई है? आठवीं अनुसूची में की गई है। अब ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है इनके बारे में जब हम भाषाओं के बारे में अलग से क्लास लेंगे तो वहाँ पे पढ़ाएंगे। यहाँ बस इतना याद रखिए जो आठवीं अनुसूची है वो भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं की क्या करती है? बात करती है। अब बात करते हैं नौवीं अनुसूची की। तो यह कुछ विशेष कानूनों को न्यायिक चुनौती से क्या देती है? सुरक्षा देती है। तो जो नौवीं अनुसूची है वो किस कुछ विशेष कानूनों को न्यायिक चुनौती से क्या देती है? सुरक्षा देती है। अब जैसे मान लीजिए ये जो अनुसूची है यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो जो ये नौवीं अनुसूची है इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। तो जो संविधान की नौवीं अनुसूची है इसमें जो सम्मिलित विषय हैं उनकी क्या नहीं की जा सकती थी? न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। और ये संविधान के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। लेकिन एक याद रखिए पहले ये माना जाता था कि संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। तो पहले जब संविधान के संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जब नौवीं अनुसूची जोड़ी गई तो इसके अंतर्गत जो विषय शामिल थे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। लेकिन बाद में 11 जनवरी 2007 को एक निर्णय द्वारा एक स्थापित किया गया कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वो मौलिक अधिकारों का क्या करता हो?
उल्लंघन करता हो, और तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। तो याद रखिए जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। किससे संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी का है, जीतने के बाद में वो दूसरी पार्टी में चला गया, तो उसकी जो बात की गई है वो किस में की गई है, दल बदल विरोध कानून के अंदर की गई है, और ये किस में आता है, 10वीं अनुसूची में आता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, तो उसकी योग्यता को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। तो जो 10वीं अनुसूची है ये संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ये याद रखिए जो 10वीं अनुसूची है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, और दल बदल के मामलों में अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होता है। तो जो दल बदल है उनके मामलों में जो अंतिम निर्णय है वो सदन के अध्यक्ष का होता है। दल बदल का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कांग्रेस का आदमी है वो बीजेपी में चला गया, बीजेपी का आदमी है कांग्रेस में चला गया, उससे रिलेटेड जो कानून है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में है। और दल बदल से संबंधित अंतिम निर्णय किसका होता है, जो उसके सदन के किसका होता है, अध्यक्ष का होता है। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 विषयों की सूची दी हुई है। अभी पंचायत के 29 विषय क्या है, और 12वीं अनुसूची में हम बात करेंगे नगर पालिका के 18 विषय। तो इन सब के बारे में जब आपको पंचायती राज के बारे में बताया जाएगा वहाँ डिटेल में बताएंगे। बस यहाँ इतना याद रखिए जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायत के 29 विषय की सूची के बारे में बात की जाती है। और जो 11वीं अनुसूची है ये अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो जो 11वीं अनुसूची है ये अनुसूची संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज सॉरी इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में नगर निकायों के 18 विषयों की क्या दी हुई है, सूची दी गई है। और जो हमारी 12वीं अनुसूची है यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, और जबकि 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है, और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय प्रदान किए गए, और जो 12वीं अनुसूची है उसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। बस यहाँ इतना याद रखिए, जब हम नगर पालिका पंचायत राज के बारे में बात करेंगे तो वहाँ अच्छे से डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना याद रखिए 11वीं सूची पंचायत राज की बात करती है, और जबकि 12वीं सूची किसकी बात करती है, नगर पालिका की बात करती है। तो अभी तक हमने जो टोटल 12 अनुसूची है उनके बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं, और पहले कितनी थी, 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12 है। प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है, तो प्रथम अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का क्या है, नाम है। द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है, तो द्वितीय अनुसूची है वो वेतन और भत्ते से संबंधित है। तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्तों का विवरण है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो तीसरी अनुसूची में किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। किसकी बात की गई है, शपथ की बात की है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की। तो चौथी अनुसूची में राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन के वितरण की बात की गई है। नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है,
तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अब बात करते हैं छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है। तो छठी अनुसूची है वो पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। उसके अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र आते हैं। तो जो छठी अनुसूची है वो पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या किया हुआ है, विभाजन किया हुआ है, मतलब बंटवारा किया हुआ है। तो जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र और राज्य सूची के बारे में बात करती है। इसके अंतर्गत 3 सूची है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची आती है और एक समर्पित सूची आती है। तो जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात करता है। उसके अंदर 3 सूची आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समर्पित सूची। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार कानून से है। किससे है, भूमि सुधार कानून से 9वीं अनुसूची का संबंध है। भाषाओं का जो संबंध है वो 8वीं अनुसूची से है। वेतन का जो संबंध है वो 2री अनुसूची से है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन का जो संबंध है वो किससे है, 4थी से है। तो 9वीं अनुसूची किससे है, भूमि सुधार कानून। नेक्स्ट 10वीं अनुसूची किससे है संबंधित है। तो जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो जो संविधान की 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और ये 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची है वो पंचायत से संबंधित है। और जबकि 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। और पंचायत के अंदर 29 विषय दिए हुए हैं, जबकि जो 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका से संबंधित है उसके अंतर्गत 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। तो जो 8वीं अनुसूची जो भाषाओं की बात करती है उसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में इनको कितना कर दिया गया, 22। और वर्तमान में टोटल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची के लिए 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया। और जबकि जो 12वीं अनुसूची है उसके अंदर 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं। तो 7वीं जो अनुसूची है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात करता है। उसके अंदर टोटल 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समर्पित सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समर्पित सूची कुल 3 सूचियां 7वीं अनुसूची के अंदर आती हैं। 9वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। छठी अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है। तो जो हमारी छठी अनुसूची है वो पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होती है। चतुर्थ अनुसूची किस सदन से संबंधित है। तो जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा से संबंधित है। किससे बात कर, क्योंकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। तो चौथी अनुसूची किस सदन से संबंधित है, राज्यसभा से संबंधित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।